अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्रॉड कुरैशी। आपसे महातिब हूँ साहिबो। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आवाम हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। ताहाल 72 घंटे होने को हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और उस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये आपके सामने रखूँगा। एक्शन कमेटी कैसे मर्ज़ वजूद में आई, इसकी बेशुमार वजूहात में से एक अहम वजह क्या थी। करप्ट सियासतदान जो हैं वो अब वाज़ह तौर के ऊपर आवाम के लिए अज़ाब बन चुके हैं। आवाम के सामने अशराफिया इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है, जबकि कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की औरतें कहाँ पे हैं। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है उसमें अगर पहले 38 मुतालबात थे तो अब 5 और बढ़ चुके हैं और पहले वालों के ऊपर अमल करवाना है। ये जो 12 जानें ज़ाया गई हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका बोझ कौन उठाएगा। अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है, जबकि हम ऐसी बंद गली में भी दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे हिकमत के साथ हमें काम करना पड़ेगा। चूँकि मैंने पहले बयान किया था कि इस निज़ाम को बचाना है, निज़ाम को बचा के इस निज़ाम के अंदर रह के इस निज़ाम को ठीक करना है, बासूरत दिगर हालात बिगड़ जाएंगे। मैं पहले इसी के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मुतालबा जो एक है नया कि सेक्टर कमांडर जो है उसका एहतसाब किया जाए, उसको फ़ारिग किया जाए और ख़ासकर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब हैं इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि ये मुतालबा दुरुस्त है, मैं मान लेता हूँ कि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। जब इस्तीफ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, एमरजेंसी लग जाएगी, आर्टिकल 56 लगेगा, एमरजेंसी अगले इलेक्शन तक रहेगी। यही वो नुक्ता है जो मैं बतौर कश्मीरुल नस्ल सहाफ़ी चाहता हूँ कि ये किसी सूरत ना हो। चूँकि इस निज़ाम को बचाना है, एमरजेंसी नहीं लगानी, यही उनके मकासद थे। तो इस्तीफ़े से दस्तबरदार हो के ये कोशिश करनी चाहिए कि ये निज़ाम चलता रहे। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट से लेके इलेक्शन के अंदर जो इस्लाहात हैं वो की जाएँ और इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए। अगर इस्तीफ़ा ले लिया जाता है तो मैंने आपको वजह बता दी क्या होगा, इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता तो फिर हालात कैसे होंगे, और अगर नया वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अगर आप इस्तीफ़ा लेके रिज़ाइन करवा के असम्बली तोड़वा देते हैं तो फिर भी हालात अच्छे नहीं रहेंगे। तो अब आ जाता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि जो वफाकी वुज़रा का वफ़द आया था उसमें मुज़फ़्फ़राबाद से मकामी 3 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 3 मेंबरान जो थे उन्होंने उनसे बात की और बात करते हुए कहा कि हमारे पास ये मैंडेट नहीं है कि हम आपके साथ तमाम पहलू के ऊपर बात करें, लिहाजा बात करने से कबल हम आपको ये बात कह देना चाहते हैं कि ये जो 12 लोगों की जान गई इसके ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर हों या वज़ीर-ए-आज़म हों, उसकी इस मामले की FIR उनके ऊपर होनी चाहिए और इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बहाल की जाए। जब ये चीज़ें बहाल हो जाएंगी तो हम अपने पहले मुतालबात के ऊपर पहले से कायम हैं और जो नए हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। मैंडेट हमारे पास नहीं है तो लिहाजा आप यहाँ पे बैठिए। वो मुज़फ़्फ़राबाद में है वफाकी वुज़रा। मुज़फ़्फ़राबाद के जो शौकत नवाज़ मीर हैं, राजा अमजद अली ख़ान हैं और जो तीसरे थे वो तीनों गाड़ी में सवार हो के दीर कोट पहुँचे हैं। और दीर कोट के अंदर चूँकि इस वक्त मीरपुर डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न के जितने भी लोग थे वो सारे दीर कोट में जमा हैं, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़िले को रोक दिया। वो लॉन्ग मार्च जो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहा था उन्होंने वहाँ पे उसको रोका है। बाकी मेंबरान भी अवामी एक्शन कमेटी के वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये मुज़फ़्फ़राबाद के 3 लोग दीर कोट में पहुंच चुके हुए हैं। तो अपनी बाकी 31 मेंबर जो हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जिन्होंने फैसला करना है उनके साथ वो मशावरत करेंगे और फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी वुज़रा इंतज़ार कर रहे हैं। दीर कोट के अंदर ये लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ सारे इकट्ठे हैं, वहाँ पे काफ़िले रुक गए हैं और वहाँ काफ़िले के रुकने के साथ ही जो आपस में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 31 मेंबरान हैं वो बातचीत करेंगे। इसमें बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं और वो ये समझते हैं कि हमने इन सारे हालात को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी बात भी मनवानी है, निज़ाम को भी बचाना है और फिर चीज़ों को लेके जो है वो आगे बढ़ना है। ताहम हालात कुछ ऐसे पैदा हो चुके हुए हैं कि इस्तीफ़ा
اسمبلی تحلیل کرنا اور چیزیں کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کافی غور و خوض کرنا پڑے گا. باصورت دیگر نظام کہیں ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ ہمارے لیے مشکل آن پڑے گی. دیکھیے، آزاد کشمیر کے اس احتجاج میں نہ ہونے کے برابر ایک دو پولیٹیشین خواتین جو ہیں وہ سامنے آئی. ان میں سے ایک جو نبیلہ ارشاد ہیں وہ گرفتار بھی ہوئی اسلام آباد میں. باقی خواتین جو ہیں آزاد کشمیر کی ان غیرت مند لوگوں کے لیے وہ کھانے بنا رہی ہیں. مرد گھر پہ نہیں ہیں، خواتین گھر پہ ہیں اور وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. تو خواتین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شانہ بشانہ ہیں اپنے اس عوامی تحریک کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے وہ خدمات انجام دے رہی ہیں. یہ تازہ ترین جو اطلاعات ہیں، اس کے اندر جو 12 لوگوں کی جان گئی، یہ ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ذمہ داران کا تعین کیسے کیا جائے گا، کیا چیزیں ہوں گی؟ تو اس کے اوپر کور کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ دیر کورٹ کے اندر اس وقت آپس میں مشاورت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب صاحب اس بات کے اوپر آ جائیے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کیسے بنی اور کیوں بنی. سب سے پہلے تاجروں نے آٹا اور بجلی سستی کرنے کے اصول کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائی. وہ مطالبات ان کے احتجاج کرنے اور 3 جانیں ضائع کرنے کے بعد مان لیے گئے. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو پہلے 3 لوگ مظفر آباد میں شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے تو آج تک FIR نہیں ہوئی، وہ تو قبر میں چلے گئے. یہ جو نیلم سے لڑکا تھا جو ایک دن قبل جس کی سب سے پہلے شہادت ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں اور ایک اہلیہ ہے. کیا ان کی کفالت کوئی کرے گا، اس کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و خوض کرنا ہے. اچھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب بنی تو ان کے 2 مطالبات مان لیے گئے اور تب بنی جب بجلی ٹھیک نہیں تھی، بجلی مہنگی تھی، آٹا جو تھا وہ خراب مل رہا تھا اور مہنگا تھا اور سبسڈی لینے کے اصول کے لیے کی گئی. اور پھر یہ بعد میں 38 مطالبات سامنے آ گئے. اب پہلے تاجر تھے، پھر اس میں عام عوام، خاص عوام، قوم پرست، نیشنلسٹ، سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے. اور ایک طرف آزاد کشمیر کے عوام تھے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، اور دوسری جانب جو تھے وہ سیاستدان تھے، اشرافیہ تھی اور یہ عوامی نمائندے سو کارڈ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا ایک راولا کوٹ کے جلسے کو دیکھ کے، میں اس کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ ان کی حیثیت 5% یا 10% رہ گئی، اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس نے عوام کی ہمدردیاں اور ساری چیزیں جو تھی وہ 90% جو تھی وہ سمیٹ لی گئیں. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو مضبوط بنی وہ ایسے بنی کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں صاحب وہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک وزیر اعظم کو عدالت نے فیصلہ دے کے فارغ کر دیا جو کہ تنویر الیاس تھے. اس سے پہلے سردار قیوم نیازی تھے. جب قیوم نیازی صاحب فارغ ہوئے تو تنویر الیاس صاحب آئے. تنویر الیاس صاحب کو عدالت نے فارغ کیا تو پھر انوار الحق صاحب آگے. اب جب تنویر الیاس صاحب کو جب عدالت نے وہ سزا دی تو میں انگلینڈ میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو تھے ایک دن پہلے برطانیہ وقت کے مطابق رات 9 بجے کسی کو کہہ چکے تھے گال دے کے کہ اس فلانے کو صبح آنے دو، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. بہرحال قصہ مختصر یہ ہوا کہ انوار الحق صاحب جب آئے تو تمام پارٹیاں، جیسے بکریوں کے ریوڑ کو کوئی بندہ پیچھے سے ہانکتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اس طرف جاؤ تو اس طرف چلے جائیں. تمام لوگ، سردار عتیق، سردار یعقوب، فاروق حیدر، بڑے بڑے فلاسفر، سب نے ووٹ دے دی اور 48 ووٹ لے کے انوار الحق صاحب جو تھے وہ اقتدار میں آ کے. اور میں جب بھی انٹرویو کرتا تھا آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا تو میں ایک سوال پوچھتا تھا، ہمیں بتائیے آزاد کشمیر میں یہ کس کی حکومت ہے؟ پہلے ساتھ دیا، وزارتیں لی، انجوائے کیا اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے گناہ جو ہیں وہ اپنے سر نہیں لیں گے. ہم نہیں چاہتے تھے ہم حکومت میں آئیں تو لہٰذا ہمیں زبردستی ساتھ رکھا گیا اور آج تک ساتھ ہیں اور حکومت کو چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ بلیک میل ہوئے، ان کی پتہ نہیں کس نوعیت کی کمزوریاں ہیں. تو اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو 8 لوگ جو تھے وہ اپوزیشن میں ہیں. 13 لوگ کم از کم ہونے چاہیے اجلاس بلانے کے لیے. پتہ نہیں کتنے سال اسمبلی کا اجلاس ہی پورا سال نہیں ہوا. بجٹ ان کو ہر سال مل جاتا ہے، 1550 ارب روپے کا بجٹ ٹوٹل ملتا ہے ان کو 5 سالوں میں. یعنی کہ آپ حساب لگائیے کہ خربوں کے حساب سے یہ بجٹ ہے اور اس کا کوئی آڈٹ کا نظام نہیں، کوئی چیز نہیں. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تب بنی. میں اب اس نقطے کے اوپر آتا ہوں کہ پہلی بار آزاد کشمیر کی تاریخ میں 48 ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم حاکم وقت انوار الحق صاحب نے کہا کہ یہ تمام جماعتوں کی حکومت ہے اور خاص کر یہ MLAs کی حکومت ہے. ایک ٹرمز استعمال کی، MLA کی حکومت جب بنی تو کیا ہوا، ہم ان تمام MLAs کو بااختیار کرتے ہیں کہ وہ جو سیاہ و سفید چاہیں گے وہی ہوگا.
क्या क्या होगा जी? फंड्स एमएलए को मिलेंगे, वो जहां मर्जी लगाए। सड़क के अंदर लुक 8 इंच डालने के बजाय 4 इंच डालने के बजाय 2 डालनी है, ये वो फैसला करे। जो सड़क 11 किलोमीटर इतने बजट में बनती है, वो 11 के बजाय 22 किलोमीटर नाकस बना के बना दे, उसकी मर्जी है। नौकरी लेनी है तो उसके पास जाएं, ट्रांसफार्मर लेना है तो उसके पास जाएं, टूटी नलका चाहिए तो उसके पास जाएं, नौकरी चाहिए तो उसके पास जाएं। तो ऐसा करके हमें ब्रिगेडियर हयात साहब से पहले, बल्कि जनरल अयूब खान का जो दौर था 1956 या 58 वाला, वहाँ पे ले गए। कैसे? वो जैसे पुराने झैलदार, नंबरदार, फलानादार जो होते थे ना, उनके सामने बैठ के लोग जो है वो अपनी अर्जी लेके जाते थे। इसी तरह से अनवारुल हक साहब ने एमएलए की हुकूमत बना के एक एमएलए को तमाम इख्तियारात दे के आवाम को जो है वो मजबूर और लाचार बना दिया। और जब लोगों को लगा कि ये हालात अच्छे नहीं है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी वो बढ़ती गई, और बढ़ी कैसे? ये सिर्फ आटे बिजली का मामला नहीं था, ये सिर्फ 38 मुतालबात नहीं थे, ये लोग इस निज़ाम के सताए हुए थे। कभी को पुलिस का सताया हुआ था, जो कि पुलिस को भी सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताऊँगा, एक पूरी पॉडकास्ट करूँगा, एक ट्रांसफार्मर का वाक़या आपको बताऊँगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ, मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, उसके लिए माजरत। वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने कहा कि आप हमें जो है वो ट्रांसफार्मर दीजिए। अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म को बंदा कह रहा है वो सहाफ़ी है। अब जब वज़ीर-ए-आज़म को उस बंदे ने कहा तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ट्रांसफार्मर दे दूंगा। जब मीरपुर डिवीजन में चड़ोही से ट्रांसफार्मर मांगने वाला बंदा जो था, उसने जब ये बात की तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सियन को कहा। एक्सियन मीरपुर में बैठता है महकमा बरक़ियात का, तो एक्सियन को कहने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मजबूर और बेबस था, वो ट्रांसफार्मर नहीं दिलवा सकता था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो खुद रूल बनाया है कि हल्के का जो एमएलए है वो ये डिसीजन करेगा कि किसको ट्रांसफार्मर देना या नहीं देना। तो बहरहाल मुख्तसर किस्सा ये हुआ कि एक्सियन जो था वो सहाफ़ी का जानने वाला था। एक्सियन ने ट्रांसफार्मर दे दिया। चड़ोई के एमएलए ने मुखालफत की कि मेरे बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो लॉ है। वज़ीर-ए-आज़म भी बेबस है, और एक्सियन ने खुद से डिसीजन लेके ट्रांसफार्मर दे दिया। ट्रांसफार्मर पहुँचे और ट्रांसफार्मर लग गया। उससे पहले क्या हुआ था कि ट्रांसफार्मर को 18 दिनों में 2-3 बार ठीक करवाया गया, और जब भी उसको ठीक करवाते तो क्या होता था, वो यानी कि फ्यूज़ उड़ जाते थे, फौरी जल जाती थी कॉइलें। तो फिर ये फैसला हुआ कि हमें नया ट्रांसफार्मर दिया जाए, चूँकि ये ट्रांसफार्मर इतने काम का नहीं है। तो जब एक्सियन ने ट्रांसफार्मर दे दिया, एक्सियन साहब ने एमएलए की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया, वो ट्रांसफार्मर लग भी गया। उस चड़ोई के एमएलए ने एक्सियन का तबादला करवाया रावलाकोट। उनको वहाँ पे रहना पड़ा, जो कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। कानून मीन्स के जो उन्होंने एक अपने तौर के ऊपर चीज़ तय की थी। अब तो वो एक्सियन सब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर भी लग गया। लेकिन मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि इतना बुरा ये कानून ज़ाब्ता इन्होंने बना दिया कि आप एमएलए की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफार्मर किसी को नहीं दे सकते। आप बाकी इमेजिन करें, सड़कें, टूटियाँ, नलकों में किस हद तक इन्होंने मजबूर और लाचार कर दिया। और 100 साल इस कौम को ये लोग पीछे लेके चले गए, और एमएलए की हुकूमत बना के ये करप्ट सियासतदान जो थे वो आवाम के ऊपर अज़ाब बन चुके हुए थे। और ये जो आवाम इस तरह की चीज़ों के सताए हुए थे, इन सियासतदानों के गुनाहों की सज़ा की सूरत में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी। और इसके अंदर मैंने लोगों के जो जज्बात देखे, यकीन जानिए कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अब क्या लाले पड़े हैं, अगर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के थोड़े से अवाम के ये सारे मुतालबात मान लिए, 12 जानें भी ले ली, इससे पहले 3 जानें ली, कितने लोग दुनिया से चले गए, तो कल खुदा न ख्वास्ता KPK वाले, बलूचिस्तान वाले, पंजाब वाले, पाकिस्तान के पूरे अवाम अगर उठ खड़े हो गए, उनके लिए तो बड़ी एग्जाम्पल बन जाएगी। तो लिहाजा इनकी बात ना माने, इनको कुचलें, और अब कुचलने की जब कोशिश की तो नाकाम ठहरे। तो ये निज़ाम जो है वो जहाँ पे एक्सपोज हुआ वहीं पे ये फंस चुका है, इसकी ये हार होने लगी है। उसकी वजह ये कश्मीरी हैं। आप इमेजिन करें कि इतने कश्मीरी आज़ाद कश्मीर से कभी तहरीक आज़ादी के असूल के लिए कभी भी जमा नहीं हुए। तो आज अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गई, ये 35 लाख की आबादी में से इतने कश्मीरियों ने अपनी बातें मनवा ली, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जाएगी। पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए अच्छी मिसाल जाएगी। और कल यही कश्मीरी और पार के कश्मीरी अगर उठ खड़े हों तो ये तो कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेंगे। तो अब अशराफिया जो है, ये जो ताकतवर इदारे हैं, ये जो सारे लोग हैं, इनको ये लाले पड़े हैं कि इनकी बात ना माने तो तब भी प्रॉब्लम, अगर मान लें तो तब भी मुश्किल। तो ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा होने की सूरत में जो इमरजेंसी लगेगी, ये तो होनी नहीं चाहिए।
अब हिकमत का तकाजा ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए और अपनी बातें भी मनवा ली जाएं, तो ये इस तरह बातें बड़ी हैं और बातें बड़ी मैच्योर लेवल के ऊपर हो रही हैं और पूरी उम्मीद है कि ये निज़ाम भी बच जाएगा, इस्लाहात जो हैं वो भी काबिल कबूल हो जाएंगी। इनकलाबी इस्लाहात इनको नाम दे दें, लेकिन हिकमत के साथ ये चीज़ें करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये जो निज़ाम है अगर ये चला गया तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम इन राइटिंग की सूरत में भी आपके सामने ला रहे हैं और व्लॉग की शक्ल में भी आपके सामने रख रहे हैं। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।